हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 59 एंड 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम एविडेंस एक्ट के कवर कर चुके हैं। वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोवेंडम के नाम से, आप वहाँ जाके इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 59 एंड 60 जो डील करता है ओरल एविडेंसेस से। अब ये ओरल एविडेंसेस क्या होते हैं, कब एडमिट किए जाते हैं, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 59 की। तो सेक्शन 59 कहता है कि ऑल एविडेंसेस एक्सेप्ट फॉर द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। सारे एविडेंसेस सिवाय कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट के प्रूव किए जा सकते हैं बाय ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस मौखिक एविडेंस। ओके, व्हाट इज ओरल एविडेंस, लेकिन होता क्या है, तो ये कहीं पे भी इस सेक्शन में मेंशन नहीं है। इसके लिए हमको सेक्शन 3 में जाना होगा और देखना होगा वहां पे एविडेंस की डेफिनेशन। वहां पे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ऑल दोज स्टेटमेंट्स which the court permits or requires to be made before it by witness in relation to the matter of the fact under inquiry are called oral evidences। कि वो सारे स्टेटमेंट्स, क्या चीज, स्टेटमेंट्स जो कोर्ट अलाउ करता है किसी विटनेस को अपने सामने पेश करने के लिए किसी भी फैक्ट से रिलेटेड, तो वो स्टेटमेंट्स क्या बोले जाएंगे, ओरल एविडेंसेस बोले जाएंगे। ओके, and where the witness uses the means of signs and gestures to give a statement, as was in the case of Queen versus Abdullah, those also came under the ambit of oral evidences। और उन केसेस में जहां पे जो विटनेस था वो अपने कंडक्ट के थ्रू कोई स्टेटमेंट दिया, कंडक्ट मतलब कोई अगर साइन बनाया उसने, ठीक है, या कोई उसने जेस्चर दिया, उसके थ्रू उसने कोई स्टेटमेंट देके कोई बात कहनी चाहिए अगर किसी केस में, तो उस केस में जो उसका वो कंडक्ट होगा और जो वो साइन या जेस्चर होंगे उसको भी हम ओरल एविडेंस के एम्बिट में ही लेकर आएंगे, जैसा हुआ था क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला के केस में। इस केस को हम पहले 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको दोबारा नहीं डिस्कस कर रहा हूं अभी यहाँ पे। अगली बात है सेक्शन 60 की। ओके, तो सेक्शन 60 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल लेट डाउन करता है रिगार्डिंग ओरल एविडेंस। वो ये कहता है कि ओरल एविडेंस जो है वो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, तो उसका ये कहना है कि इफ इट रिफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी सीन, अगर किसी ऐसे फैक्ट का एविडेंस देना है जिसे देखा जा सकता है, तो इट मस्ट बी अ विटनेस, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही सॉ इट। जिसने खुद देखा हो वही विटनेस आके उसका एविडेंस दे सकता है। वो फैक्ट जिसको सुना जा सकता है तो केवल वही विटनेस आके उसका एविडेंस दे सकता है जिसने खुद सुना हो उसको। या फिर इफ इट इज अ फैक्ट विच कैन बी परसीव्ड बाय एनी अदर सेंसेस और इन एनी अदर मैनर, तो एविडेंस उस विटनेस का होना चाहिए हु हैज हिमसेल्फ परसीव्ड विद हिज सेंसेस। या फिर इफ इट रिफर्स टू एनी ओपिनियन और ग्राउंड ऑन विच दैट ओपिनियन इज बेस्ड, एविडेंस मस्ट बी ऑफ द विटनेस हु होल्ड्स दैट ओपिनियन हिमसेल्फ। कहने का यह मतलब है जिसने खुद किसी फैक्ट को सुना या देखा या परसीव किया किसी और सेंस के थ्रू, या फिर जिस पर्सन की खुद की अपनी ओपिनियन है, तो वही खुद पर्सन आके ही अपना एविडेंस दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता है। कहने का यह मतलब हुआ कि ओरल एविडेंस जो होता है वो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, इट कैन नेवर बी इनडायरेक्ट। ठीक है, जिस पर्सन ने खुद उस फैक्ट को होते हुए देखा हो या होते हुए सुना हो, तो वही पर्सन, वही विटनेस आके उस फैक्ट का एविडेंस दे सकता है। Hearsay evidence is the evidence of that person who has not perceived the fact by his own senses as required under section 60, rather has the secondary knowledge about that particular fact of which he is giving the evidence of। देखिए, अभी सेक्शन 60 में हमने देखा कि ओरल एविडेंस जो होना चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए। मतलब ये इस जो कोई भी फैक्ट अगर हुआ है तो उस फैक्ट को जिसने देखा, सुना या समझा, या फिर जो भी किसी और सेंस से उसने परसीव किया उस फैक्ट को, तो जिस पर्सन ने उसको परसीव किया वो खुद आके उसका एविडेंस दे। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो ए ने उस फैक्ट को परसीव किया, अब ए ने उस फैक्ट के बारे में बी को बताया। अब बी ने खुद अपने सेंसेस से तो ना उसे देखा, ना सुना, ना समझा,
इस बी को जो है केवल ए ने उसके बारे में बताया, तो ए के पास क्या है, ए तो है जो एलिजिबल है देने के लिए ओरल एविडेंस, क्योंकि इसके पास डायरेक्ट नॉलेज है उस फैक्ट की, लेकिन बी के पास केवल हियर से एविडेंस है, मतलब इसने केवल सुना है उस एविडेंस को, इसने खुद देखा नहीं है। तो ये जो होगा वो चूंकि इनडायरेक्ट है, इसलिए इसको ओरल एविडेंस देने की अनुमति नहीं है। ही इज नॉट अलाउड टू गिव द ओरल एविडेंस। Although section 60 does not expressly bar the admission of hearsay evidence, expressly तो बार नहीं किया गया है, but it does so in implicit manner by saying that oral evidence should in all cases be direct. Oral evidence जो होता है वो हर केस में direct होना चाहिए, and it can be safely said that the hearsay evidence in no way is a direct evidence of a particular fact. क्योंकि इसने direct देखा ही नहीं, direct तो A ने देखा था, B ने देखा ही नहीं था, B के पास क्या था, hearsay evidence था। Okay, रीजन क्या होता है एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस, हियरसे एविडेंस को हम क्यों एक्सक्लूड कर देते हैं, तो इसके तीन पर्टिकुलर रीजंस हैं। ओके, पहला क्या है कि देखिए, जिस विटनेस ने उस फैक्ट को खुद परसीव ही नहीं किया, देन ही विल नॉट फील रिस्पॉन्सिबल इनफ टू गिव द ट्रू अकाउंट ऑफ द फैक्ट्स, एंड मोर ओवर he cannot give the true account as he himself did not perceive it. जिसने खुद उस फैक्ट को देखा ही नहीं, तो वो फैक्ट को, उसका ट्रू अकाउंट, उसको अच्छे से डिस्क्राइब वो कर ही नहीं सकता। ओके, Also, it would not be possible for him to conduct an effective cross-examination of victim as since he has not himself perceived it, he will not be in a position to answer those questions. उसने उस फैक्ट को जब खुद परसीव ही नहीं किया, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी तो इसका वो आंसर दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको उसके लिए पूरी नॉलेज ही नहीं है। ओके, Also, since he has heard the fact from some other person, there are possibilities that he may fabricate, कॉन्कॉर्ड और डिस्टॉर्ट द रियल फैक्ट। चूंकि उसने सुनी हुई है वो बात किसी और से, तो ये हो सकता है कि वो उस फैक्ट को फैब्रिकेट कर दे, कंकॉक्ट कर दे या डिस्टॉर्ट कर दे, मोड़ तरोड़ दे फैक्ट्स को, या फिर नमक मिर्च लगा दे उन फैक्ट्स में। ऐसे एविडेंसेस जो होते हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, और इसीलिए इनको इनएडमिसिबल किया गया है। ओके, लेकिन हियरसे एविडेंसेस के एक्सेप्शंस भी हैं टू द रूल दैट हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ वैलिड एविडेंस। इस रूल के लिए एविडेंस एक्ट ने क्या किया गया है कि हैज विद इन इटसेल्फ इनकॉर्पोरेटेड मेनी एक्सेप्शंस, जैसे कि सेक्शन 6 में रेस जेस्टे, एडमिशंस एंड कन्फेशंस, सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33। इन सारी जगहों पे कोर्ट जो है वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं लेती है, इनडायरेक्ट एविडेंस लेती है, ओरल एविडेंस। ओके, इनडायरेक्ट ओरल एविडेंस होता है। रेस जेस्टे में भी सुनी हुई बात होती है, एडमिशन एंड कन्फेशन में भी आपने सुना हुआ होता है, 32 में तो ये है ही बात की सुनी हुई एविडेंस का हम ले सकते हैं, संज्ञान ले सकते हैं उस फैक्ट का, और इन सेक्शन 33 ऑल्सो। ठीक है, अब इन एक्सेप्शंस का क्या रीजन है, क्यों ले लेते हैं हम इन एक्सेप्शंस को, तो देखिए, it is a cardinal rule of law of evidence that the best available evidence should be brought before the court. ओके, ये जो केसेस हैं, इन केसेस की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो सारे एविडेंसेस हैं, जैसे रेस जेस्टे का जो एविडेंस है, या एडमिशन एंड कन्फेशन का एविडेंस है, या जो डाइंग डिक्लेरेशन है, ये इन केसेस में बेस्ट अवेलेबल एविडेंस होता है। ओके, तो कोर्ट का ये मानना है कि हर केस में क्या होना चाहिए कि बेस्ट अवेलेबल एविडेंस होना चाहिए। इसीलिए चूंकि इस केस में ये बेस्ट अवेलेबल एविडेंस होता है, कोर्ट इसको लेता है। Hence, in the cases mentioned before, where the hearsay evidence is the best available evidence, the court will not outrightly categorize it inadmissible. कोर्ट सीधे सीधे इसको inadmissible नहीं करार दे देगी, लेकिन क्या करेगी, यहाँ पे उसको इंस्पेक्ट करेगी, उस जो एविडेंस है उसको इंस्पेक्ट करेगी और देखेगी कि अगर वो रिलायबल है और अगर वो फ्री फ्रॉम एनी डिस्टॉर्शन है, तो उसको भी कोर्ट एडमिट कर सकती है। ठीक है, कई बार होता है कि हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है, प्रूव करने के लिए किसी बात को, तो हमें हियरसे एविडेंसेस का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उसको हियरसे एविडेंस को भी संज्ञान में लेने से पहले कोर्ट को यह देखना होगा कि ये जो एविडेंस है कि रिलायबल है या नहीं है, या फिर ये फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्शन है या नहीं है, जैसे कि हमारा सेक्शन 6 हो गया, 32 हो गया, ठीक है, एडमिशंस हो गए, ठीक है, इन सब में कोर्ट को जो है एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज दे आर अ टाइप ऑफ हियरसे एविडेंस। ओके, तो आज जो है हमने ओरल एविडेंस को समझा है, ओरल एविडेंस के बेसिक प्रिंसिपल को समझा है, उसके पीछे का रीजन समझा है। ठीक है, हमने हियरसे एविडेंसेस को देखा, उनके पीछे का रीजन देखा, उनके एक्सेप्शंस को देखा, और एक्सेप्शंस के भी पीछे का रीजन हमने समझा।
अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम समझेंगे। लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इस ऐप में आपको लॉ फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और जो आपके लेटेस्ट जजमेंट्स होते हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।